जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज से हम लोग बिहार के हिस्ट्री को देखेंगे। बीपीएससी में बिहार हिस्ट्री, बिहार ज्योग्राफी से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि बिहार से 20 से 25 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। इसलिए बिहार वाला पार्ट भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए पहले हम लोग बिहार इतिहास फिर बिहार भूगोल की ओर चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिहार तो बिहार का स्थापना की बात करते हैं तो 1912 में किया गया था। यह बिहार को उस समय बिहार और उड़ीसा एक साथ था और पश्चिम बंगाल से अलग किया गया था। तो सबसे पहली बार 1912 में बिहार का बंटवारा किया गया था। हालांकि घोषणा इसकी 1911 में हुआ था। उस समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे और भारत के वायसराय हार्डिंग सेकंड थे। उसके बाद 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। तो उड़ीसा जो वर्तमान राज्य है वो 36 में अलग किया गया था। तत्पश्चात नवंबर 2000 में बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया। अतः वर्तमान में जो बिहार है वह अस्तित्व में सन 2000 में आया था। अब बात करते हैं आगे कि 1956 में भाषा के आधार पर बनने के कारण, मतलब राज्य का नियमन पहले क ख ग ये वर्ग होता था राज्यों का आज़ादी के पश्चात, लेकिन जब भाषा के नाम पर राज्य की डिमांड होने लगी, ऐसे में फजल अली की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी राज्य पुनर्गठन आयोग का। उसके आधार पर बिहार के उस समय बिहार में पुरुलिया और पूर्णिया जिला, ये तो पूर्णतः बिहार में था और ये बिहार में था, लेकिन इन दोनों के कुछ हिस्से को पश्चिम बंगाल को दे दिया गया 56 में। बिहार में नवपाषाण काल के न्योलिथिक एज के जो प्रमाण हैं वो चिरांद जो सारण जिले में पड़ता है, साथ ही चेचर जो वैशाली में पड़ता है, सेनुआर रोहतास में और मनेर पटना, इन 4 जगहों से मिला है। हालांकि ये दो काफ़ी फेमस है, चिरांद और चेचर, तो इन दोनों को देख लेंगे। यहाँ से नवपाषाण काल के प्रमाण मिले हैं। चिरांद से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, वहीं चेचर से भी कई सारे नवपाषाण काल उपकरण प्राप्त हुए हैं। प्रस्तर युग मतलब स्टोन एज की बात करते हैं तो इसकी जानकारी बिहार के कैमूर जिले की पहाड़ी, नवादा और जमुई से गुफा चित्र अर्थात जो गुफाकारी का चित्रकारी होता है उसके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्रस्तर मतलब स्टोन एज के समय का। ताम्र प्रस्तर युग मतलब ये चालकोलिथिक एज कहते हैं। इसका प्रमाण सारण, वैशाली, गया और पटना जिले से मिला है। इन्हें तांबा का युग था, इसलिए इसको ताम्र प्रस्तर युग कहा करते हैं। प्राचीन प्रस्तर युग के प्रमाण मुंगेर और नवादा से मिले हैं। इसको हम लोग पूरा पाषाण काल भी कह सकते हैं। यहाँ से चाकू और खुरपी के प्रमाण मिला है, मुंगेर और नवादा जिला। पूर्व ऐतिहासिक काल के प्रमाण मुंगेर, चिरांद, चेचर और सोनपुर और मनेर से मिले हैं। तो मुंगेर जिला है, चिरांद सारण जिले में है, चेचर वैशाली में है, सोनपुर रोहतास जिले में है और मनेर ये पटना जिले में है। यहाँ से पूर्व ऐतिहासिक काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीन इतिहास के रूप में मौर्य काल के अभिलेख लोया नंदनगढ़, अरेराज, रामपुरवा और बसाड़, यहाँ से मौर्य काल के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर अशोक के स्तंभ प्राप्त हुए हैं जो बसाड़ वैशाली से भी मिले हैं। उत्तरी बिहार में 700 से 1200 बीसी में चमकीले काले मृद भांड प्राप्त हुए। मतलब मिट्टी के बर्तन को मृद भांड कहते हैं, जो उत्तर बिहार में 700 से 1200 बीसी के आसपास प्राप्त हुए हैं। शतपथ ब्राह्मण में पहली बार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है। शतपथ ब्राह्मण जो ब्राह्मण ग्रंथ का एक भाग है, 7 ग्रंथ है ब्राह्मण ग्रंथ में, उसी में एक है जिसमें बिहार की जानकारी पहली बार देखी गई थी। महाजनपद काल जो 16 महाजनपद हुआ करते थे, इन 16 की जानकारी अंगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध सूत्र, जैन ग्रंथ, इनसे प्राप्त होते हैं। इन 16 में 3 बिहार में थे, वर्तमान में हैं। इसमें एक अंग जिसकी राजधानी चंपा है, सेकंड मगध जिसकी राजधानी राजगृह थी और थर्ड वज्जी संघ जिसकी राजधानी लिच्छवी या वैशाली। ये 3 महाजनपद बिहार से जुड़े हुए थे। वर्तमान में हम बात करें तो ये जो गया पटना का क्षेत्र है वो मगध का इलाका था। वर्तमान में जो वैशाली मुजफ्फरपुर का इलाका है वो वज्जी संघ के तहत आते थे और भागलपुर मुंगेर का इलाका है वो अंग महाजनपद के तहत आज शामिल हुआ करते थे। मगध राज्य की आरंभिक इतिहास की चर्चा महाभारत काल से मिलना शुरू हो जाता है, जो 900 बीसी के आसपास की घटना है महाभारत। यहाँ से मगध की जानकारी प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। महाभारत में मगध के शासक जरासंध का उल्लेख किया गया है। जरासंध आपने देखा होगा महाभारत में, तो इसका उल्लेख भी मगध के शासक के रूप में मिलता है। मगध की वास्तविक सत्ता हरिंक वंश ने स्थापित किया था। इसके संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार ने ही हरिंक वंश की स्थापना की थी।
आगे बात करते हैं बिंबिसार की पहली पत्नी महाकोसला, जो कौशल राज्य की राजकुमारी थी। कौशल के शासक प्रसेनजित थे और ये महाकोसला उसी राज्य की राजकुमारी थी। दूसरी पत्नी थी चलन्ना, जो लिच्छवी परिवार की राजकुमारी थी। और तीसरी पत्नी क्षेमा थी, जो पंजाब के राजकुमारी थी। तो 3 पत्नियां बिंबिसार की थी, अर्थात इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए विवाह नीति को ही प्रश्रय दिया था। बिंबिसार के समय अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत थे, तो ये काफ़ी शक्तिशाली थे। अतः बिंबिसार ने इनसे दोस्ती कर ली थी। कैसे दोस्ती किया था? तो बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को इसके पास भेज दिया था इलाज करने के लिए, जिससे दोस्ती स्थापित हो गई थी। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को बुद्ध की सेवा में भी नियुक्त किया था। बिंबिसार की हत्या उसी के पुत्र ने, जिसका नाम था अजातशत्रु, उसने कर दिया था। इसलिए हरिंग वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। आगे बात करते हैं अजातशत्रु के जो गुप्तचर व्यक्ति थे, इसका नाम वत्सकार था। तो वत्सकार को भेजा वैशाली, और इस वत्सकार ने वैशाली में जो 8 संघ होते थे, इसका नाम वज्जी संघ था, इसमें फूट डाल दिया था। और इसके परिणाम स्वरूप ही इसने वैशाली को जीत लिया था। अजातशत्रु ने वैशाली को जीतने के लिए 2 नए पहली बार यंत्र का प्रयोग किया था, जिसका नाम रथमूसल और महाशिला कंटक होता था, जो रथ में एक अजीब हथियार लगे थे और ये बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाला यंत्र था। इसकी सहायता से इसने वैशाली को जीत लिया था। जो पहली बौद्ध संगीति थी, इसका शुरुआत भी अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, जो 483 बीसी में हुआ था। और यह जो पहली बौद्ध संगीति है, राजगृह में ही संपन्न हुआ था। अजातशत्रु ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। आज जो पटना है, उसका नाम पाटलिपुत्र के रूप में सबसे पहले इसी ने स्थापित किया था। इसका अन्य नाम कुनिक भी था, उपनाम कुनिक भी था। उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी। ध्यान देंगे, पाटलिपुत्र की स्थापना किया अजातशत्रु ने, जबकि इसको राजधानी बनाया उदयन ने। हरिंग वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक इस वंश का अंतिम शासक हुआ। आगे बात करते हैं हरिंग वंश के पश्चात मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। इसका स्थापना शिशुनाग ने किया था, और शिशुनाग ने ही सबसे पहले वैशाली को मगध की राजधानी बनाई थी। मतलब वैशाली राजधानी मगध की बनी किसके काल में? शिशुनाग वंश के काल में। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक था, और कालाशोक को हम काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र ले गया था। मतलब राजधानी पहले राजगृह थी मगध की, उसके बाद उदयन ने पाटलिपुत्र स्थापित किया था। पुनः शिशुनाग ने इसको राजधानी वैशाली ले गया, लेकिन बाद में उसके पुत्र कालाशोक ने पुनः इसको पाटलिपुत्र ले गया था। कालाशोक ने ही दूसरी बौद्ध संगीति 383 बीसी में वैशाली में कराया था। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर नंद वंश का आगमन हुआ, और नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे। महापद्मनंद का कई सारा नाम था। वह जाति से नाई था। इसको क्षत्रिय विनाशक, सर्वक्षत्रांतक, दूसरा परशुराम या एक राठ भी कहा जाता है। यह क्षत्रियों का विनाशक होता था, और इसको दूसरा परशुराम भी कहते हैं, क्योंकि क्षत्रियों को देखना पसंद नहीं करता था वो। मगध का सबसे अधिक विस्तार महापद्मनंद ने ही किया था। इसने कलिंग, जिसको आज ओडिशा कहते हैं, उससे भी जीत लिया था। नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद। इसी के काल में उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर अर्थात अलेक्जेंडर, जो कि यूनान का शासक था, उसका आक्रमण हुआ था। सिकंदर ने 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया था, और इसने भारत के पश्चिमी हिस्से को थोड़ा सा जीता भी था। हालांकि पंजाब का शासक पुरस से युद्ध के पश्चात वो वापस 323 में लौट गया था। जो साहित्य यूनान का है, उसमें अग्रमीज कहा गया धनानंद को। वहीं धनानंद को मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, और तत्पश्चात मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। मौर्य वंश की स्थापना किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, और इसमें सहायता किया था चाणक्य ने। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं, क्योंकि इसने विदेशी आक्रमण को एक तरह से रोक दिया था। सिकंदर के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस को भी इसने हराया था, इसलिए इसको भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं। 305 बीसी में
चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस की हार हुई थी। संधि के तहत सेल्यूकस की पुत्री हेलेना और कहीं कहीं लिखा मिलता है कार्नेलिया, इसका विवाह हुआ था मौर्य शासक से। और साथ ही कंबोज, कांधार, हेरात और मकरान, ये चारों प्रांत जो कि सेल्यूकस के कब्जे में था, सेल्यूकस ने इन चारों प्रांत को दे दिया था मौर्य शासक को। उसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी दान में दिया था। साथ ही सेल्यूकस का एक राजदूत था मेगास्थनीज, उसको उसने मौर्य साम्राज्य में भेजा था। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है, जिसमें मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य, जिसका अन्य नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त था, इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो भारत की राजनीति पर आधारित सबसे पहली पुस्तक मानी जाती है। अर्थशास्त्र का विषय शासन और राजव्यवस्था थी। पुस्तक तो अर्थशास्त्र नाम है, लेकिन इसका विषय राजव्यवस्था थी, न कि अर्थव्यवस्था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पॉलीम्ब्रोथा कहा है। अपनी पुस्तक उसने पाटलिपुत्र को पॉलीम्ब्रोथा नाम से पुकारा है। आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को जो ग्रीक हिस्ट्री है वहाँ पर एंड्रोकोटस और सेंट्रोकोटस नाम से पुकारा गया है। ये दोनों नाम इन्हीं का है। अब इसके बाद बिंदुसार शासक बनता है। बिंदुसार मौर्य वंश का सेकंड शासक था और इसी के काल में सीरिया के शासक एंटियोकस थे और एंटियोकस ने ही अपने दूत डायमेकस को भारत भेजा था। मतलब जब डायमेकस भारत आया था उस समय भारत पर मौर्य काल के शासक बिंदुसार का शासन चल रहा था। अशोक मौर्य वंश का थर्ड शासक था और अशोक का अन्य नाम प्रियदर्शी भी है। अशोक को प्रियदर्शी शासक भी कहा जाता है। अशोक पहले शिव को मानता था, लेकिन 261 बीसी में कलिंग आक्रमण के पश्चात उसका रक्तपात जो हुआ युद्ध में, उससे उसका मन विच्छेद हो गया और उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म में अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने दीक्षित किया था और अशोक ने ही तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में करवाया था। इसके ईयर के बारे में कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं पर 250 बीसी, कहीं कहीं पर 251 बीसी लिखा मिलता है, लेकिन वो सब बात अलग है। इसने ध्यान ये रखना है कि अशोक ने ही तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में कराया था। अशोक ने अपने संतान महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भी भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए। अशोक ने धम्म नीति का पालन करते हुए धम्म महामात्यों की नियुक्ति की थी। धम्म संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ धर्म होता है, तो धम्म महामात्य की नियुक्ति की थी, जिसका उद्देश्य ही था बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ, यानी ये अंतिम मौर्य शासक था बृहद्रथ, इसकी हत्या कौन किया था? जब पुष्यमित्र शुंग ने, और हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। पटना के कुम्हरार में मौर्यकालीन राजप्रासाद अर्थात महल के अवशेष मिले हैं और इस महल की तुलना एरियन ने सूसा और एकबतना जैसे शहर से किया था। दोनों प्राचीन शहर ईरान के, इससे उसका तुलना किया गया है। मेगास्थनीज ने जो मौर्य काल का महल था उसके जो सुंदरता के बारे में उसने कहा है, उसने विस्तार से बताया है। साथ ही जो गुप्त काल में एक चीनी यात्री फाहियान आते हैं, उसने भी मौर्य काल के महल को देवताओं से निर्मित बताया है। अर्थात वो इतना सुंदर था, उसका कहना था कि इतना सुंदर इंसान तो निर्माण नहीं कर सकता है, इसको देवताओं ने बनाया है। पटना के दीदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति मिली है। दीदारगंज से मिला यक्षिणी की मूर्ति। साथ ही लोहानीपुर से जैन तीर्थंकर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जिनके एक हाथ टूटे हुए मिलते हैं। पाटलिपुत्र में 185 बीसी में इंडो ग्रीक शासक डेमेस्ट्रियस का आक्रमण होता है। ये इंडो ग्रीक शासक थे और फर्स्ट सेंचुरी में आक्रमण करने वाले ये पहले विदेशी आक्रमणकारी थे, डेमेस्ट्रियस। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, जिसके पुरोहित पतंजलि थे। अश्वमेध यज्ञ रामायण में देखा होगा आपने, लवकुश के समय की कहानी है। अश्वमेध यज्ञ अपने राज्य के विस्तार करने के लिए लोग करवाते थे। इसके समय जो पुरोहित पतंजलि थे और इसकी पुस्तक है महाभाष्य, अर्थात महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति था, जिसकी हत्या वासुदेव ने कर दिया था और वासुदेव ने एक नए वंश स्थापना किया जिसका नाम था कण्व वंश। आगे बात करते हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था एवं 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने
अपने राज्याभिषेक के समय में गुप्त कैलेंडर भी शुरू किया था। गुप्त कैलेंडर 319 में शुरू किया गया था अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में। गुप्त शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं और ये कहा था विंसेंट आर्थर ने। विंसेंट आर्थर ने कहा था नेपोलियन फ्रांस का निर्माता कहा जाता है और वही काम भारत में समुद्रगुप्त ने किया था, इसलिए उसका तुलना करते हुए ये उपाधि दी गई है और दिया है विंसेंट आर्थर ने। समुद्रगुप्त के अभियानों की जानकारी मिलती है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से, जो इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है और इसको लिखा है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने लिखा है। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, इसलिए समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। गुप्त शासकों की आरंभिक राजधानी पाटलिपुत्र ही थी और गुप्त शासकों के सबसे महान शासक की बात करें तो इसका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, या फिर इन्हीं का नाम विक्रमादित्य भी हुआ करता था। इस वंश के सबसे महान शासक थे। इनके दरबार में भी नवरत्न रहा करते थे, अर्थात नवरत्न जो कि अकबर के काल से जुड़े हुए हैं, इनके दरबार में भी रहा करते थे। स्कंदगुप्त के काल में भारत पर हून आक्रमण हुआ था। हून विदेशी थे और इसकी जानकारी भीतरी अभिलेख से मिलती है। भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त ने कहा है कि हमने बहादुरी पूर्वक हूनों का आक्रमण को विफल कर दिया है। अगर आगे वीरतापूर्वक नहीं लड़ा गया तो हून भारत में प्रवेश कर सकते हैं। तो भीतरी अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त शासक कुमारगुप्त ने नालंदा में एक महाविहार का स्थापना किया था, जो शिक्षा का, बौद्ध धर्म की शिक्षा का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि सोना बहुत ज़्यादा होता था, इसका अर्थ ये है कि गुप्त काल में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई थी, इसलिए स्वर्ण काल कहते हैं। एक और बात, गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। हालांकि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश में जारी किए गए थे। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, जिसकी बुक का नाम फो क्यों की है। ध्यान रखेंगे हैंजांग और फाहियान में काफ़ी होता है कन्फ्यूजन। तो फ फॉर फो यानी फाहियान की पुस्तक फो क्यों की, ह फॉर ह यानी वेंसांग के समय शासक था हर्षवर्धन। इससे आप मिला करके याद करना आसान हो जाता है। परवर्ती गुप्त शासक अर्थात गुप्त काल के महान शासक के बाद के काल को परवर्ती गुप्त काल कहते हैं। इसका संस्थापक कृष्णगुप्त था और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। 550 बीसी ईस्वी के पश्चात गुप्त वंश का अंत हो गया। शशांक जो कि गौर अर्थात बंगाल को पहले गौर कहते थे, तो शशांक बंगाल का शासक था। शशांक ने ही बौद्ध गया के महाबोधि वृक्ष, जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उसे कटवा दिया था। चीनी यात्री वेनसांग, इनका अन्य नाम युवांगचांग भी है। ये आए थे भारत में हर्षवर्धन के काल में और इसकी पुस्तक का नाम सी यू की है। पाल वंश का शासक गोपाल था और इसने ओदंतपुरी महाविहार का निर्माण करवाया था गोपाल ने। धर्मपाल पाल वंश का सेकंड शासक था। इसने विक्रमशिला में महाविहार का निर्माण करवाया था, जो वर्तमान में भागलपुर जिले में बिहार में अवस्थित है। इस महाविहार में अर्थात विक्रमशिला महाविहार में बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा की पढ़ाई हुआ करती थी। धर्मपाल ने ही उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की थी, अर्थात उत्तर भारत में सबसे महान शासक का उपाधि धारण किया था इसने। पाल काल के समय ही जो जावा के एक शैलेंद्र वंशीय शासक है बालपुत्र देव, इसने नालंदा विहार को 5 गांव का दान दिया था, अर्थात उसके देखरेख करने के लिए, उसके विकास करने के लिए ये 5 गांव के दान दिए गए थे। बौद्ध विद्वान शांति रक्षित और अतिश दीपंकर इसी काल में तिब्बत गए थे, मतलब पाल वंश के दौरान ही ये दोनों विद्वान तिब्बत गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। नालंदा महाविहार को मोहम्मद गोरी का दास बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। ये गोरी जो कि दिल्ली तरफ आक्रमण किया था, उससे का एक दास था खिलजी, बख्तियार काकी भी कहते हैं इनको। इसी ने बिहार बंगाल पे आक्रमण करके नालंदा महाविहार को ध्वस्त कर दिया था। धीमन और विठपाल ये दोनों मूर्ति निर्माता थे। ये देवपाल के समकालीन थे और कांसे की मूर्ति निर्माण करते थे। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना 1097 ईस्वी में हुआ था। संस्थापक इसके थे नन्नदेव। राजधानी इनकी सिमरावगढ़ हुआ करती थी। गयासुद्दीन तुगलक के समय बंगाल अभियान के समय मिथिला में हरि सिंह देव का शासन था।
यानी जब इसने बिहार पे आक्रमण किया उस समय मिथिला का शासक हरि सिंह देव हुआ करता था। बिहार में तुर्क शासन स्थापित करने का श्रेय जाता है बख्तियार खिलजी को। इसी ने तुर्क शासन की नींव डाली थी, स्थापना भी किया था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार पर सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन का शासन था और इस सेन वंश का अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। बख्तियार खिलजी ने बिहार बंगाल को जीतकर राजधानी लखनौती को बनाई थी। लखनौती का लखनऊ से कोई संबंध नहीं है। इल्तुतमिश के में बिहार में सैनिक अभियान को शुरू करने वाला पहला सुल्तान था। यानी दिल्ली सल्तनत के काल में इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान चलाया था। 1324 में गैसुद्दीन तुगलक ने बंगाल पे शुरू किया था अभियान और इस समय शासक हरि सिंह देव थे। ऊपर एक लाइन लिखा हुआ है इसके बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी बिहार में अभियान चलाया गया था और इस समय बिहार के शासक मजदूल मुल्क हुआ करते थे। तो आज इतना ही। बिहार का ये वीडियो सीरीज आगे भी चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।